तो बहुत पता है। नेक्स्ट है श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि, 10 मिनट्स। सुमित्रा बाल्मीकि 10 मिनट। अध्यक्ष जी, बजट पर ऐसे आक्रोशित शब्दों में समझ में भी तो आना चाहिए कि जो हमारी केंद्र सरकार ने बजट बनाया है वो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और जब पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बनाया है तो गांव, गरीब, किसान, सुरक्षा, बच्चा, महिला सभी को शामिल किया है, व्यापारी को शामिल किया है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आज एक जनप्रतिनिधि होने के रूप में मैं देश की करोड़ों महिलाएं और अनुसूचित जाति के समाज के सदस्य के रूप में गर्व महसूस करती हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लगातार 9वें बजट को यहाँ प्रस्तुत किया है। महोदय, आज पूरी दुनिया माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की तरफ देख रही है। एक ऐसी दुनिया जो सदियों से महिलाओं को अबला और कमज़ोर मानती थी, और आज माननीय वित्त मंत्री जी ने ये बात गलत साबित की है और उन्होंने वित्त मंत्री के चुनौतीपूर्ण दायित्व को बखूबी निभाया है। देश की अर्थव्यवस्था का हर सिरा वित्त से जुड़ा होता है, चाहे वह कोविड हो, वैश्विक त्रासदी हो, भू राजनीतिक उथल पुथल हो, सप्लाई चेन हो, संकट हो, संरक्षणतावाद हो और चुनौतियां हो। इन तमाम बाधाओं को के बावजूद भी आपने जिस गरिमा और धैर्य और साहस के साथ भारत की आर्थिक नैया को संभाला है वह पूरी दुनिया में एक मिसाल है, हम सब के लिए प्रेरणा है। महोदय, मैं अपने प्रेरणापुंज और विश्व के सबसे लाडले नेता आज प्रधानमंत्री जी को भी अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने न केवल नारी शक्ति पर अटूट विश्वास किया है बल्कि ग्लास सीलिंग तोड़कर महिलाओं को देश की नीति निर्धारण करने में सर्वोच्च शिखर पर बैठाया है। आज मैं भारत की महिलाओं को कहना चाहूँगी कि उन्हें योजनाओं का लाभान्वित और आर्थिक मूल्य श्रृंखला में सक्रिय भागीदारी दी है। महोदय, मोदी सरकार जी ने सेवा काल में नारी शक्ति को सम्मान केवल एक नारा नहीं है बल्कि धरातल पर उतरती हुई एक हकीकत है। महोदय, भारत ने वैश्विक स्तर पर स्टीम, ज्ञान, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाले देशों में स्थान पाया है। मुद्रा योजना को लेकर स्वयं सहायता समूहों तक महिलाओं ने अर्थव्यवस्था की नई गति दी है। इस बजट में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुविधा के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव, जिसे वीजी और पूंजीगत सहायता से पूरा किया है। और बहन को ध्यान रखना चाहिए कि उड़ीसा में भी हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा। अब इस बात को यहाँ से मैं उनका खंडन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, तो जा चुकी विज्ञान में, औद्योगिक जैसे हमारे क्षेत्रों में हमारी बेटियों की बढ़ती भागीदारी मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अवसर यह देखा गया है कि क्षेत्र पुरुष प्रधान माने जाते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में देर तक काम करने शोध और चुनौतियों के बीच छात्राओं को महोदय सुरक्षित आवास जी और सहायक वातावरण। बोलने के बाद माननीय सदस्यों को रुकना चाहिए। ये बजट भी बनाते हैं और बजट में गरीबों को पहले रुलाते थे। आप कांग्रेस में अकेले पड़ गए। गांव, गरीब और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी
कि बजट में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ वहाँ के जो भी चुनौतियाँपूर्ण यदि व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई तकनीकी दृष्टि है तो उसको भी सशक्त किया गया है। ये हॉस्टल एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे और सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं को तोड़कर हमारी बेटियों को निर्भीक होकर अनुसंधान करने की प्रेरणा देंगे। महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि जब एक छात्रा को पता होता है कि उसके पास सुरक्षित और सुलभ आवास है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ नवाचार की खोज में लगाती है। एक कदम आगे आने वाले समय में भारत की वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होता है। महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ एक तरफ देश के निर्माण में महायज्ञ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की निराशा और अहंकार ने राष्ट्र को वर्षों तक गहरे घाव दिए हैं। उनकी राजनीति हमेशा स्वयं से शुरू होकर एक परिवार पर खत्म होती है, जिसके कारण दशकों तक इस देश में विकास की आधारशिला अटकी रही। महोदय, कांग्रेस की यह बौद्धिक संकीर्णता हर शुभ कार्य में बाधा डालती है और उनकी प्रवृत्ति पतन का कारण है। जो दल विकास के उत्सव में केवल रोड़े अटकाते हैं, काम नहीं करने देते हैं, वह जनता की नज़रों में स्वयं अपनी साख खो बैठते हैं। उनका यह हठधर्मिता और अहंकार उन्हें राजनीति के उस अंधकार की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी बिल्कुल संभव नहीं है। यह उनका रवैया रहा तो स्वयं वे अपने कृत्यों के बोझ के तले स्वयं समाप्त हो जाएंगे। महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा मंत्रालय के बजट में 8.27% की वृद्धि कर इसे 1.4 करोड़ तक पहुंचाना यह दर्शाता है कि मानव पूंजी के निवेश में प्राथमिकता दे रही है। 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप के निर्माण हमारे युवाओं के लिए अनुसंधान की कौशल के नए केंद्र खोलेगा। यह बजट समावेशिता के उत्कृष्ट उदाहरण है। 3 नई अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के 5 क्षेत्रीय हब बनाता भारत पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। महोदय, दिव्यांग कौशल के माध्यम से आईटी और एवीजीसी क्षेत्रों में हमारे दिव्यांग भाई बहनों की अनुकूलित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। कॉन्टैक्ट क्रिएट के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कॉन्टैक्ट क्रिएट लैब्स स्थापना की जाएगी, जिसे 2030 तक 20 लाख नए रोजगार सृजन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में जो गति क्रांति आई है वह अकल्पनिक है। महोदय, 2015 से उत्पादन मात्र 1.9 लाख करोड़ था और 2024-25 में यह बढ़कर 11.3 लाख करोड़ हो गया, यानी 6 गुना वृद्धि है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। आज भारत में बिकने वाले 99% मोबाइल मेड इन इंडिया बन गए हैं। महोदय, मोबाइल फ़ोन का निर्यात 2014-15 के 0.1 लाख करोड़ से बढ़कर 2026 सितंबर तक ये 5.12 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े नहीं हैं बल्कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का यह महान संकल्प और सिद्धि है, जिसने भारत की वैश्विक पटल पर एक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। यह उपलब्धियां प्रमाणित करती हैं कि देश के पास दूरदृष्टि और स्वदेशी दृढ़ निश्चय है तो हम केवल अपनी आवश्यकताओं को दूसरों पर निर्भरता समाप्त कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के ब्रांड को एक भरोसेमंद पहचान बना सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि यह बजट हमारा सबका विकास के मंत्र के लिए करने वाला सिद्ध है और यह विकसित आत्मनिर्भर सशक्त भारत का संकेत है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और विकास के जन कल्याण को जो टकराव समझते हैं
महोदय वे राष्ट्र की निर्माण की गहराई नहीं समझते। धन्यवाद महोदय। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समय पे समाप्त किया।